नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आंग्ल फ्रांसीसी, या जिसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और यह दोस्तों इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि यहाँ से सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो 3 युद्ध हुए थे: प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध या तृतीय कर्नाटक युद्ध। दोस्तों, चूँकि ये जो युद्ध है वह कर्नाटक क्षेत्र में लड़े जा रहे थे, इसलिए इसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। और महत्वपूर्ण भूमिका जो है इसमें अदा की थी, जो इस युद्ध में अंग्रेज़ और फ्रांसीसी एक दूसरे के विरुद्ध ये लड़े थे। और अगर हम देखें तो ये जो सारणी है, इसमें युद्ध, वर्ष, कारण और क्या संधि हुई और क्या इसके परिणाम रहे, वह हम देखेंगे। और दोस्तों, यह सारणी जो है एज इट इज़, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि इस सारणी को लेकर सवाल इसी सारणी में से सीधे भी पूछे जाते हैं। जैसे कि कर्नाटक युद्ध जो है प्रथम कब हुआ, तो 1746 से 48 के बीच। किस कारण से हुआ, तो कारण को लेकर कई बार कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। कौन सी संधि हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी संधि द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है समाप्त हुआ, या द्वितीय कर्नाटक युद्ध कौन से संधि द्वारा समाप्त हुआ, या तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है कौन से संधि द्वारा समाप्त हुआ। तो आज की वीडियो में जो हम देखेंगे, सबसे पहले इस सारणी को देखेंगे, क्या सारणी क्या है, और उसके बाद जो है इस वीडियो में हम प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पूरा जो वीडियो है प्रथम कर्नाटक युद्ध के ऊपर जो है आधारित होगा, यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध। और इसके बाद जो है एक इसी के अंतर्गत जो है एक युद्ध होता है सेंट थोमे, या जिस जगह को हम अडियार भी कहते हैं, उसका युद्ध, और वह होता है 1748 में। यह युद्ध भी जो है कर्नाटक युद्ध का ही एक पार्ट है। तो देखते हैं सबसे पहले सारणी। तो जब प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो इसके अंतर्गत सेंट थोमे या अडियार का युद्ध भी होता है, और इसका वर्ष बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1746 से 48 के बीच। जो यूरोप और फ्रांस के बीच जो युद्ध हो रहा था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर, या ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर, तो उसका प्रभाव जो है दोस्तों भारत पर भी पड़ता है। और भारत में चूँकि उस समय शक्तियाँ थी अंग्रेज और फ्रांसीसी, तो एक दूसरे के विरुद्ध यह जो है भारत में भी युद्ध में लड़ पड़े, या एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने लगे। क्यों? क्योंकि जब यूरोप में युद्ध हो रहा था तो यहाँ पर भी उसका परिणाम यही हुआ युद्ध के रूप में। इसके अलावा इसकी जो युद्ध का फाइनली जो युद्ध कब समाप्त होता है, जब ए ला सापेल की जो संधि होती है, यह होती है 1748 में। इसका भी वर्ष पूछा जाता है। तो 1748 में ए ला सापेल की संधि द्वारा जो है यह युद्ध समाप्त होता है। और इस युद्ध में अगर हम देखें तो भारतीय नरेशों की दुर्बलता प्रकट होती है। क्यों? यहाँ मालूम पड़ जाता है इन शक्तियों को कि भारतीय नरेश जो है उनमें कोई जल शक्ति या कोई भी युद्ध प्रबंधन का अच्छा नेतृत्व नहीं है। अब देखते हैं द्वितीय जो है कर्नाटक युद्ध क्या था। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध, और इसी के अंतर्गत दोस्तों अंबूर का युद्ध होता है। यह भी पूछा जाता है। 1749 ईस्वी में अंबूर का युद्ध होता है। अगर इसके वर्ष की बात करें कि किस समय से किस समय के बीच हुआ था, तो 1749 से लेकर 54 के बीच जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। इसका कारण देखते हैं। तो कर्नाटक एवं हैदराबाद के जो उत्तराधिकारी थे उसके प्रश्न को लेकर ये जो है युद्ध हुआ था, कि दोनों ही जो है यहाँ पर उत्तराधिकारी किसको बनाए, उसको लेकर यह कर्नाटक युद्ध हुआ था। और जिसमें क्या होता है कि ये शक्तियाँ भी जो है फ्रांसीसी और अंग्रेज शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें संधि, तो संधि जो है पांडिचेरी की संधि हुई। इसके अंतर्गत 1755 ईस्वी में यह संधि होती है, पांडिचेरी की संधि। पूछा जाता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय कौन सी संधि हुई या किस संधि द्वारा समाप्त हुआ, तो 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि द्वारा यह समाप्त हुआ था। अगर इस युद्ध के परिणाम की बात करें तो यह युद्ध जो है अनिर्णायक रहा, लेकिन इस युद्ध में अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहा था, यानी अंग्रेजी शक्ति जो है वह फ्रांसीसियों के ऊपर हावी रही थी। तीसरा देखते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो कि वांडीवास का युद्ध कहलाता है। इसके अंतर्गत जो है वांडीवास का युद्ध हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है वांडीवास, और यह 1760 है। कई बार पूछा जाता है ये सवाल, वांडीवास का युद्ध। सीधा सन को लेकर सवाल आता है कि कब हुआ था, तो यह हुआ था 1760 में। और अगर तारीख की बात करें तो 22 जनवरी को हुआ था। 22 जनवरी 1760 को दोस्तों वांडीवास का
युद्ध हुआ था। बहुत इम्पोर्टेंट है ये डेट, अगर आप चाहें इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगाएं कि वांडीवास का युद्ध जो है 1760 ईस्वी। और अगर इसके वर्ष की बात करें तो 1756 से 63 के बीच ये युद्ध हुआ था, तृतीय कर्नाटक युद्ध। और इसका कारण देखते हैं तो यूरोप में उस समय सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया था यूरोप और फ्रांस के बीच में, तो उसी से प्रभावित था यह भारत में भी यह युद्ध अंग्रेजों और जो फ्रांसीसियों के बीच शुरू हो गया। और लास्ट जो इसी युद्ध के जो लास्ट युद्ध है उसमें जो संधि हुई थी वह पेरिस की संधि हुई थी, यूरोप के अंतर्गत पेरिस की संधि हुई। और इसी पेरिस की संधि के तहत जो है 1763 में यह संधि हुई और यह युद्ध समाप्त हो गया पेरिस की संधि द्वारा। और इस युद्ध के अगर परिणाम की बात करें तो फ्रांसीसियों की निर्णायक रूप से जो है पराजय होती है। दोस्तों अगर हम इस युद्ध को देखें, तीनों ही युद्ध जो है कर्नाटक के जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध हुए, तो लगभग जो है इसका कार्य जो वर्ष रहे थे, अगर टोटल वर्षों की बात करें तो लगभग 20 वर्षीय युद्ध था। और मुख्यतः अगर बात करें कर्नाटक जो है युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच था। और ये संधिया, ये जो है जगह, ये युद्ध इम्पोर्टेंट है। सेन थोमे पूछा जाता है 1748, अंबूर का 49, वांडीवास का जो युद्ध है वह हुआ था 22 जनवरी और 1760 को। इसके अलावा दोस्तों यही बता देता हूँ, एक युद्ध और होता है वेदरा का युद्ध, वह 1759 ईस्वी को होता है। नोट कीजिएगा, ये भी पूछा जाता है वेदरा या बेदरा का युद्ध, तो यह जो है 1759 ईस्वी में होता है। यह भी इन्हीं युद्धों के अंतर्गत जो है एक सन आया है। तो मैंने आपको बता दिया, वेदरा का युद्ध पूछा जाता है, वेदरा या वेदरा, और यह हुआ था 1759 में। अब हम बात करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध की। तो इसको डिटेल में देखते हैं कहानी के रूप में कि क्या था प्रथम कर्नाटक युद्ध और क्या इसके कारण और परिणाम बने और कौन सी संधि इसमें हुई। तो दोस्तों यह जो कर्नाटक युद्ध, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, वह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर हुआ था। यहाँ कहीं कहीं नाम जो है एंग्लो फ्रेंच युद्ध भी आता है। तो सबसे महत्वपूर्ण ऑस्ट्रिया का जो है उत्तराधिकार। और उसी समय जब यूरोप में जब ये युद्ध हो रहा था उत्तराधिकार को लेकर, उस समय यहाँ भारत में फ्रांसीसियों का जो मुख्यालय था, वह था पांडिचेरी। फ्रांसीसियों का दोस्तों मुख्यालय था पांडिचेरी। इसके अलावा इनकी अन्य बस्तियां थी, जैसे अगर हम बात करें तो मूसलीपट्टम, और मूसलीपट्टम के अलावा देखें माहे प्रमुख बस्तियां थी, सूरत, इसके अलावा कराईकल, यह इनके जो है उप कार्यालय थे। मुख्यालय जो पांडिचेरी था, पूछा जाता कई बार फ्रांसीसियों का मुख्यालय कौन सा था, तो पांडिचेरी। इसके अलावा अगर हम देखें तो मूसलीपट्टम, माहे, सूरत, कराईकल, यह जो थे इनके उप कार्यालय थे, यह इनके उप कार्यालय थे। दूसरी ओर अगर अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों का जो दोस्तों मुख्यालय था, या हम कहें इनके जो प्रमुख बस्तियां थी अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों के जो प्रमुख बस्तियां थी वह बम्बई, कलकत्ता और मद्रास थी। यह तीन जगह जो इम्पोर्टेंट थी इनकी बस्तियां थी, मुख्य बस्तियां। इसके अलावा अनेक इनके उप कार्यालय थे। और अगर हम देखें तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो संघर्ष है वो कर्नाटक से प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जो कर्नाटक है उस समय हैदराबाद सूबे का अंग था। कर्नाटक को अगर हम देखें तो उस समय यह हैदराबाद सूबे का अंग था। और यहीं पर क्या होता है दोस्तों, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध होता है। और अगर युद्ध का कारण देखें, अगर पहला कारण, तो एक कारण यह भी बनता है कि अंग्रेजों और जो फ्रांसीसी थे उन दोनों के बीच जो है व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी, व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता या प्रतिस्पर्धा। इस कारण भी यह युद्ध होना अवश्यंभावी था, क्योंकि ये जो दोनों जो है व्यापार के आधार पर एक दूसरे को जो है हानि पहुंचाना चाहते थे। इसके अलावा अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते थे और धनी होने का दोनों ही कंपनियां जो है प्रयास कर रही थी। और इस कारण जो है इनके मध्य जो है युद्ध होता है।
और अगर हम देखें तो 1740 की बात है दोस्तों। 1740 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। यूरोप में यह युद्ध उत्तराधिकार को लेकर युद्ध शुरू होता है यूरोप में, और इस युद्ध का प्रभाव जो है भारत में भी पड़ता है और दोनों ही शक्तियों पर पड़ता है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों पे। तो यूरोप में जो होता है, एक अंग्रेज और फ्रांसीसी जब एक दूसरे के जो है अपोजिट लड़ रहे थे, तो भारत में भी वह एक दूसरे के विरुद्ध लड़ पड़े। और इसके जो है अंतर्गत एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, उनका नाम था वाल्टेयर। इनका दोस्तों एक प्रमुख कथन भी है, वह देखते हैं कि अपने देश में छोड़े गए, ये कथन पूछा जा सकता है, तोप के प्रथम गोले अपने देश में छोड़े गए तोप के प्रथम गोले ने अमेरिका तथा एशिया में हमारे सारे तोप खाने में माचिस लगा दी। तो दोस्तों वाल्टेयर का ये प्रमुख कथन है, फ्रांसीसी दार्शनिक है वाल्टेयर। उन्होंने कहा था कि अपने देश में छोड़े गए तोप के प्रथम गोले ने अमेरिका तथा एशिया में हमारे सारे तोपखानों में जो है माचिस लगा दी। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट कथन है। तो होता क्या है, अब उत्तराधिकार का जो युद्ध यूरोप में शुरू हुआ था उसका प्रभाव भारत पर पड़ने लगा। और 1744 की बात है, आगे हम देखें तो 1744 में ऑस्ट्रिया के जो उत्तराधिकार के युद्ध का समाचार होता है वह भारत पहुंचता है। और उस समय अगर हम देखें तो हमने देखा था फ्रांसीसी बस्ती थी पांडिचेरी। फ्रांसीसी जो प्रमुख कार्यालय अगर हम कहें या फ्रांसीसी बस्ती का जो केंद्र है वह पांडिचेरी था, और यहाँ का गवर्नर था डुप्ले। तो प्रमुख नाम आ रहा दोस्तों डुप्ले, जो कि यहाँ का गवर्नर था। दूसरी ओर अगर हम देखें तो अंग्रेजों की जो प्रमुख बस्ती थी वह थी मद्रास। मद्रास जो थी, यहाँ हम देखते हैं यह है फ्रांसीसी और यह मद्रास जो है अंग्रेजी बस्ती थी, अंग्रेजी बस्ती। तो मद्रास अंग्रेजी बस्ती थी, और यहाँ का अगर गवर्नर की बात करें तो उसका नाम था निकोलस मोर्स। निकोलस मोर्स यह यहाँ का गवर्नर था। तो फ्रांसीसियों का जो गवर्नर था वह डुप्ले था, और निकोलस मोर्स जो है वह अंग्रेजों का गवर्नर था। मद्रास की जो बस्ती थी वहाँ गवर्नर था। और अब क्या होता दोस्तों, यह जो डुप्ले है यह अंग्रेजों की सैन्य शक्ति से, या अगर हम कहें वह पूरी तरह से परिचित था, और अपनी जो फ्रांसीसियों की जो जल शक्ति है उससे भी पूरी तरह से परिचित था कि फ्रांसीसी जो जल शक्ति है वह अंग्रेजों से निर्बल है, या उसके जो है तुलना में कहीं जो है कम है, उससे पूरी तरह से परिचित था। तो उसने क्या करा, इस डुप्ले ने इस मोर्स के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हमें भारत में जो है तटस्थता की नीति का अनुकरण करना चाहिए, यानी हमें यहाँ पर जो है तटस्थ रहना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। अब यह प्रस्ताव ये भेजता है, निकोलस मोर्स को देता है, लेकिन निकोलस मोर्स जो है इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। उसका कारण ये बनता है कि मोर्स जानता था कि इंग्लैंड से जो है, इसको एक सूचना प्राप्त हो गई थी मोर्स को कि इंग्लैंड से एक कमांडर है जिसका नाम है बार्नेट। यह एक अच्छी और बड़ी सेना लेकर, या हम कहें तो एक जहाजी बेड़ा लेकर उसकी सहायता के लिए इंग्लैंड से प्रस्थान कर चुका है। तो यह जो सूचना है मोर्स को पहुंच जाती है, इसलिए मोर्स जो क्या करता है, इसका प्रस्ताव, डुप्ले का जो प्रस्ताव है वह ठुकरा देता है। डुप्ले का प्रस्ताव यह ठुकरा देता है, यानी इसको कोई भी आश्वासन नहीं देता है। और मद्रास और पांडिचेरी जो अगर हम देखें तो दोनों ही बंदरगाह, यह मद्रास और पांडिचेरी दोनों बंदरगाह कर्नाटक के अंतर्गत आते थे। अब क्या होता है, डुप्ले जो है इसके प्रस्ताव को जब आश्वासन नहीं मिलता है तो यह हताश होकर, अगर हम कहें या निराश होकर,
कर्नाटक के नवाब के पास जाता है और उस नवाब का नाम रहता है अनवरुद्दीन। यह कर्नाटक के नवाब रहते हैं। अब कौन जाता है? यह डुप्ले जाता है अनवरुद्दीन के पास और उनसे जाकर बोलता है, उनसे निवेदन करता है कि आप अपने राज्य में जो है किसी भी प्रकार का युद्ध ना होने दें। यानी आप ऐसा कीजिए कि आपके राज्य में जो है कोई प्रकार का युद्ध ना हो। तो अब क्या होता है, यह अनवरुद्दीन भी शांति चाहता है राज्य में, तो इसने क्या किया, इन अंग्रेजों को जो है एक आदेश दिया कि आप लोग युद्ध ना करें। तो इसके आदेश पर जो है अंग्रेज भी उस समय शांत हो गए, क्योंकि वह जो थे नवाब को नाराज करना नहीं चाहते थे। और इस प्रकार जो है उस समय तो डुप्ले ने ऐसी कूटनीति का सहारा लिया कि जब ये जानता था कि अपनी सेना निर्बल है, या हम कहें तो उसकी अंग्रेजों की तुलना में इनकी सैन्य शक्ति जो थी कमज़ोर थी, तो उस समय इसने यहाँ पर युद्ध को टाला। उसने क्या किया, एक नीति, कूटनीति के तहत अनवरुद्दीन से मिला। अनवरुद्दीन को बोला आप अपने राज्य में किसी प्रकार का युद्ध ना होने दें। तब अनवरुद्दीन जो कर्नाटक का नवाब था, उसने आदेश दिया किसको, निकोलस मोर्स को या अंग्रेजों को, कि आप यहाँ किसी प्रकार का युद्ध ना करें, शांति बनाए रखें। और इस प्रस्ताव को जो है अंग्रेजों ने मान लिया। तो उस समय जो है फ्रांसीसी बस्तियों की इस प्रकार डुप्ले ने रक्षा कर ली। जबकि अगर मोस्ट कारण देखें हम, तो यह है वही बनता है कि इनकी जो जल शक्ति थी वह बहुत ही कमज़ोर थी। अब देखते हैं एक अन्य बस्ती आती है दोस्तों, उसका वो जगह थी मॉरिशस। फ्रांसीसियों की एक अन्य बस्ती मॉरिशस में भी थी। तो मॉरिशस में उस समय जो था, यहाँ का गवर्नर था ला बुर्डाने। फ्रांसीसियों का जो गवर्नर था वहाँ का, मॉरिशस का, वह था ला बुर्डाने। अब क्या होता है, डुप्ले उस समय तो शांति बनाए रखता है। इसके बाद में डुप्ले ने क्या किया, इस ला बुर्डाने को एक पत्र लिखता है यह डुप्ले, और उससे बोलता है कि आप मेरी सहायता कीजिए। तो अब इसने ला बुर्डाने ने ये बात मानी और 1744 में क्या करता है, ये अपनी सेना लेकर 1744 ईस्वी में यही ला बुर्डाने इसकी सहायता के लिए अपनी सेना लेकर भारत के कोरोमंडल तट पर पहुंचता है। अब क्या होता है दोस्तों, ये ला बुर्डाने जो है कोरोमंडल तट पर पहुंचने के बाद, जो कमांडर हमने देखा था बॉर्नेट, जो मोर्स की सहायता के लिए आया था, तो उसका एक उत्तराधिकारी था पैटन। इसका उत्तराधिकारी था पैटन। इसको हरा देता है क्योंकि यह जो था अयोग्य उत्तराधिकारी था, और इसको हराकर इसको लंका जो है, लंका की ओर इसको भगा देता है। अब जो होता है, फ्रांसीसियों के जो रास्ते में कोई बाधा नहीं रहती है, और डुप्ले जो है क्या करता है, इनके बीच में कोई बाधा नहीं। तो डुप्ले प्लस ये बुर्डाने, अगर हम देखें तो डुप्ले प्लस जो बुर्डाने आया था मॉरिशस से, वह दोनों यह मिलकर हमला करते हैं। कहाँ पर? मद्रास पर। यानी यह जो मिलकर मद्रास पर यह आक्रमण कर देते हैं, और 1746 में इस पर अपना अधिकार, मद्रास पे अपना अधिकार कर लेते हैं। यानी इनकी दोनों की सम्मिलित शक्ति द्वारा मद्रास को जो है विजित कर लिया जाता है। लेकिन अब होता क्या है, एक इतिहासकार थे दोस्तों रॉबर्ट्स, जो कहते थे कि यह डुप्ले और बुर्डाने जो है ज़्यादा दिनों तक एक साथ कार्य नहीं कर सके, यानी पारस्परिक सहयोग से यह कार्य नहीं कर सके, क्योंकि डुप्ले जो है मद्रास को अपने अधिकार में ही रखना चाहता था, जबकि बुर्डाने जो चाहता था कि एक अच्छी सी रकम ले ले, या अगर एक फिरौती ले लेकर अंग्रेजों को वापस यह मद्रास को लौटाना चाहता था। तो बुर्डाने की अलग नीति थी और डुप्ले की जो है अलग नीति थी। तो दोनों में जो है विरोधाभास होना संभावित था। तो इस कारण जो है दोनों की नीतियों के कारण दोनों ही अलग अलग महत्वाकांक्षा रखते थे। यह डुप्ले जो है मद्रास पर पूर्णतः अधिकार रखना चाहता था, और बुर्डाने जो है इसको वापस अंग्रेजों को एक अच्छी सी रकम लेकर उसको अंग्रेजों को दे देना चाहता था। तो अंत में क्या करता है, यह बुर्डाने जो फ्रांसीसी था,
यह अंग्रेजों से जो 4 लाख पौंड 4 लाख पौंड 4 लाख पौंड की राशि लेकर यह क्या करता है, रिश्वत के रूप में इसको स्वीकार करता है राशि को, और मद्रास को अंग्रेजों को मद्रास वापस करके और वहाँ से चला जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, यह जो मद्रास को इसने वापस किया, यह जो डुप्ले की इच्छा के बिल्कुल विपरीत था। तो इसके कारण उसने क्या किया, डुप्ले ने वापस मद्रास पे हमला किया और वापस उस मद्रास को जीत लिया। यह क्या करता है, वापस हमला करता है, वापस मद्रास को जीत लेता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यहीं पर डुप्ले जो है क्लाइव के अलावा, क्लाइव के सहित जो रॉबर्ट क्लाइव था, हम देखते हैं आगे जाकर, तो क्लाइव सहित अनेक अंग्रेजों को बंदी बना लेता है। अनेक अंग्रेजों को जो क्लाइव सहित यही डुप्ले जो है बंदी बना लेता है। तो यहाँ पर उसका वापस जो है मद्रास पर अधिकार हो जाता है। अब हम देखते हैं इसी में जो हमारे नाम आया सेंट थोमे या अडियार का युद्ध, वह क्या था वह देखते हैं। तो अगर शॉर्ट में अगर हम देखें तो हमने देखा था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार और एक तरफ मोर्स रहता है। थोड़ा सा रिपीट करते हैं, मोर्स जो है वह अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर रहता है और इसके खिलाफ जो होते हैं वह डुप्ले और यह फ्रांसीसी गवर्नर होता है। यह पूछा जाता है कई बार कि कौन सा गवर्नर था, तो उस समय डुप्ले था और इधर जो था वह मोर्स था। अब देखते हैं अडियार युद्ध कि अडियार युद्ध क्या था। तो सबसे पहले तो यह 1748 में होता है और इसको जो है सेंट थोमे युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सेंट थोमे और अडियार जो है एक ही जगह है। सेंट थोमे, इसको जो है सेंट थोमे युद्ध भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन, हमने देखा यह अभी तक तो दोस्तों शांत था, क्योंकि उस डुप्ले ने जब उसको आश्वासन दिया कि हम हमारे द्वारा मद्रास जो है विजय प्राप्त करने के बाद में उसको सौंप दिया जाएगा, लेकिन डुप्ले ने ऐसा नहीं किया, उसने अपने आश्वासन का पालन नहीं किया। तो अब ये क्या करता है, इसका पुत्र होता है, उसका नाम है महफूज खां। इसने क्या किया दोस्तों, इसने अपने पुत्र महफूज खां को भेजा विशाल सेना लेकर। लगभग इसकी सेना में 10,000 सैनिक थे। इसी महफूज खां को यह भेजता है आक्रमण के लिए फ्रांसीसियों के विरुद्ध। और दूसरी तरफ जो फ्रांसीसी रहते हैं, अगर फ्रांसीसियों की बात करते हैं तो यहाँ पैराडाइज, जिसने लड़ाई की, युद्ध किया, वह था पैराडाइज और इसके पास थे दोस्तों 930 सैनिक मात्र। इसके पास केवल 930 सैनिक थे, जिसमें अगर बात करते हैं तो 230 तो थे फ्रांसीसी और 700 जो थे वह भारतीय सैनिक थे। तो 230 फ्रांसीसी और 700 भारतीय सैनिक थे, तो टोटल जो है 930 सैनिक इसके पास थे। तो इसकी तरफ से तो अनवरुद्दीन की तरफ से लड़ रहा था इसका पुत्र महफूज खां, और इधर जो फ्रांसीसियों की तरफ से था पैराडाइज। तो यह जो है मद्रास के निकट एक स्थान था जिसका नाम था अडियार। अडियार नामक स्थान, या अगर हम कहें तो सेंट थोमे नामक स्थान पर युद्ध होता है। और लेकिन जब हम देख रहे हैं कि फ्रांसीसियों की थोड़ी सी ही सुरक्षित सेना है, लेकिन तब भी इन्होंने फ्रांसीसियों ने अपनी सैन्य कुशलता दिखाते हुए इस जो नवाब की सेना को जो है पराजित कर दिया, या हम कहें तो वह हरा दिया। तो यहाँ जो है फ्रांसीसी सेना विजय होती है और यह जो नवाब की सेना हार जाती है, यानी इस पर विजय प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार जो है डुप्ले की ख्याति जो बहुत बढ़ जाती है। ए ला सापेल, सबसे महत्वपूर्ण इसका ईयर 1748 ईस्वी। तो दोस्तों जब दोनों ही पक्ष
यानी फ्रांसीसी और अंग्रेज युद्ध में व्यस्त थे। तो यूरोप में क्या होता है, भारत में दोनों तो युद्ध में व्यस्त है, लेकिन यूरोप में क्या होता है, 1748 ईस्वी में एक संधि होती है यूरोप और फ्रांसीसियों के बीच, जिसको बोलते हैं एला सापेल की संधि। और इसी संधि के कारण जो है युद्ध शांत हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जो है यूरोप में युद्ध समाप्त हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है दोस्तों, यही एला सापेल की संधि के जो हुई थी, उसी के परिणाम स्वरूप भारत में भी जो है युद्ध समाप्त करना पड़ा। भारत में भी युद्ध समाप्त करना पड़ा। अब आखिर यह भारत में क्या होता है वह देखते हैं। तो भारत में अंग्रेजों को मद्रास मिलता है। इस संधि द्वारा भारत में अंग्रेजों को मद्रास, और फ्रांसीसियों को जो है, ये तो अंग्रेजों को पूछा जाता है ये भी कई बार कथन कारण में, और फ्रांसीसियों को अगर हम देखें तो अमेरिका में लुइसबर्ग पुनः प्राप्त हो जाता है। अमेरिका के अंदर लुइसबर्ग ये जगह पूछी जाती है। तो लुइसबर्ग जो है अमेरिका में फ्रांसीसियों को पुनः प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार एला सापेल की संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त होता है। तो इसमें जो है हमने देखा कर्नाटक के प्रथम युद्ध के कारण, संधि और परिणाम। उसके अलावा हमने जो है आज के वीडियो में सेंट जो थोमे का युद्ध देखा, और कैसे हमने देखा कि एक जो डुप्ले द्वारा कर्नाटक के नवाब से सहायता मांगी जाती है और युद्ध को कुछ समय के लिए टाला जाता है, लेकिन बाद में जो है डुप्ले की नीति के कारण ही वापस फ्रांसीसी अंग्रेज जो संघर्ष होते हैं। उसके अलावा जो डुप्ले का तटस्थ रहने का आश्वासन था वह, या मद्रास को देने का जो अनवरुद्दीन को आश्वासन था, वह डुप्ले पूर्ण नहीं करता है। इसके कारण महफूज खां द्वारा सेंट थोमे का जो युद्ध में उसको भेजा जाता है अनवरुद्दीन द्वारा, और फ्रांसीसियों की जो है थोड़ी सेना होने के बावजूद भी जो उन्होंने कर्नाटक के नवाब की सेना पर विजय प्राप्त की। और इसी के अंदर एक विशेष संधि हमने देखी, एला सापेल की संधि, और इसी के आधार पर यूरोप में जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो शत्रुता समाप्त होती है, और इसी संधि के परिणाम स्वरूप जो है कर्नाटक युद्ध भी खत्म, या हम कहें समाप्त हो गया था भारत में। और फ्रांसीसियों को जो है जो मद्रास अंग्रेजों को वापस मिलता है, यानी फ्रांसीसियों ने मद्रास को अंग्रेजों को वापस कर दिया, जबकि फ्रांसीसियों को इसके बदले में अमेरिका में लुइसबर्ग नामक स्थान प्राप्त होता है। इस प्रकार यह युद्ध जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। और अगर इस युद्ध का महत्व देखें हम, तो इस युद्ध का महत्व पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। दोस्तों वैसे तो इस युद्ध का कहीं कुछ महत्व नहीं है, लेकिन एक तो क्या होता है, इसके जो अचानक से समाप्त हुआ, इसी कारण दूसरा कर्नाटक युद्ध वापस शुरू हुआ था, क्योंकि यहाँ दोनों ही शक्तियाँ अपना प्रभुत्व जमाना चाहती थी। इसके अलावा इसका महत्व अगर देखें तो यह जो था युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के आंतरिक जो उसमें उनमें मतभेद था या विद्वेष था, उसका परिणाम था। भारतीय राजनीति से इसका कोई भी संबंध नहीं था। लेकिन जो हमने महत्वपूर्ण परिणाम देखा था कि भारतीय नरेशों की दुर्बलता, तो भारतीय नरेशों की दुर्बलता जो है यहाँ प्रकट हुई क्यों, और इस युद्ध से जो है जल शक्ति का महत्व भी स्पष्ट हो गया। और ये बात बिल्कुल भली भांति तरह से स्पष्ट हो गई, क्योंकि कि प्रशिक्षित जो यूरोपीय सेना है वह अनुशासनहीन भारतीय सेना से अधिक श्रेष्ठ व सफल है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि कैसे कुछ सैनिक ही जो थे फ्रांसीसी के, उन्होंने कर्नाटक के नवाब की सेना को हरा दिया था। तो अब होता क्या है, यह जब यहाँ की दुर्बलता देखी इन्होंने भारतीय नरेशों की, तो अंग्रेज है, फ्रांसीसी है, और अन्य जो यूरोपीय शक्तियाँ थी या हम कहें विदेशी शक्तियाँ जो थी, उन्होंने सबने भी जो है भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का निश्चय किया। क्यों? और इस युद्ध में जो है यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जो राज्य व्यवस्था है कितनी जर्जर हो चुकी है। मुगल सम्राटों के जब उत्तराधिकार को भी हम अगर देखते हैं, उत्तराधिकारियों को, तो उनमें भी हम देखते हैं कि बाद के जो औरंगजेब के बाद के जो शासक थे काफ़ी निर्बल थे, और जो उनकी जो नीतियाँ थी, और अगर हम देखें तो इन निर्बल शासकों के कारण ही इन शक्तियों को ये पता पड़ गया था कि यहाँ की भारत की जो राज्य व्यवस्था है कितनी
निर्बल या हम कहें जर हो चुकी है। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या हम कहें कर्नाटक युद्ध जो है समाप्त होता है। तो दोस्तों यह था हमारा आज का टॉपिक आंग्ल फ्रांसीसी या कर्नाटक युद्ध, और जिसमें कि हमने प्रथम कर्नाटक युद्ध को देखा। और आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं, इम्पोर्टेंट वीडियो जो मैं आपके लिए लाऊंगा, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।